और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई BK सिन्हा वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग करेंगे आर्टिकल के एक्सरसाइज। कल का सेशन भी यही था। उम्मीद है कल का वीडियो आपने देखा होगा। कल आर्टिकल के एरर्स पर बेस्ड 25 क्वेश्चंस मैंने किए थे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे और अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन थे जिसको कि आपके सामने डिस्कस किया गया था। आज एरर्स को ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से आगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल टॉपिक है और उसका ये प्रैक्टिस सेशन आज हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल, राइट। तो कल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आज 26 से शुरू करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसको पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है, बट बिल्कुल अलग नहीं है। क्वेश्चन वही है, इसको पूछने का अंदाज अलग है। एक सेंटेंस ऊपर में लिखा गया है, सुकेश वॉज बोर्न ऑन द मेरिनाज शोर सेज ही कैन जज ए डेप्थ ऑफ वाटर बाय इट्स कलर। दिस सेंटेंस को ऐसे ब्रेक नहीं किया गया, इस तरह से ब्रेक नहीं किया गया जैसे पहले के सेंटेंसेस में था, बल्कि जैसे पहले के सेंटेंस में क्या था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था और यहाँ पे 4 लिखा हुआ था। और 5th वाले में जहाँ जहाँ पे 5th था वहाँ पे लिखा हुआ था नो एरर। ठीक है, बट इसमें क्या किया गया कि उसी पार्ट को फिर दोबारा रिप्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। पार्ट 5 में यहाँ पे लिखा हुआ है नो एरर। इस तरह का क्वेश्चन नए तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बट यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट। और इस पर भी बिल्कुल उसी तरह से काम करना है जैसे हम पहले अभी तक करते आए हैं 25 क्वेश्चंस में। पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें एरर कहाँ पे है और जिस पार्ट में एरर होगा वही पार्ट यहाँ पे आंसर के रूप में हम लोग टिक करेंगे। करेक्ट। देखें, सुकेश वॉज बोर्न ऑन द मेरिनाज शोर सेज ही कैन जज ए डेप्थ ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको अंडरलाइन किया जाए, डेप्थ ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर नाउन है, यहाँ पे डेप्थ भी एक नाउन है और इनके बीच में आया ऑफ। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा जो डिस्कस किया गया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है तब उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है इसके पहले जो ए लगा है दिस इज रॉन्ग और इन प्लेस ऑफ ए द शुड बी देयर। यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे द होगा। यानी कि ये जो गलती है ये कहाँ पे है, अगर हम देखें तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ए की जगह पे द होगा। सो द आंसर इज 3। हम लोग यहाँ पे इसको आंसर टिक करेंगे कि एरर इस पार्ट में था। यहाँ पर डेप्थ के पहले ए नहीं लगेगा बल्कि द लगेगा। डेप्थ की हिंदी आप जानते होंगे, डीप से बना हुआ वर्ड है डेप्थ। डीप का मतलब गहरा और डेप्थ एक नाउन है, इसका मतलब होता है गहराई। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26 इज 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 27। The young soldier was taken to the hospital because he had been wounded seriously. इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सोल्जर का मतलब क्या होता है, सैनिक होता है।
सैनिक, ठीक है। और यहां पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें एक वर्ड है वुंडेड। वुंडेड मीन्स होता है घायल। जख्मी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वुंडेड। अब यहां पे देखें, हॉस्पिटल की बात की गई है और एक सैनिक है जो घायल है, तो उसको हॉस्पिटल किस लिए भेजा जाएगा? सेलिब्रेट करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए? क्या नहीं, घायल सिपाही या सैनिक को हॉस्पिटल अगर भेजा जाएगा तो ट्रीटमेंट के लिए। और हॉस्पिटल का पर्पस क्या है? किस पर्पस से हॉस्पिटल बनाए जाते हैं? इसका बेसिक पर्पस है ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स, इसका बेसिक फंक्शन है। तो उसी फंक्शन के लिए चूंकि इसको यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हॉस्पिटल के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, जबकि यहां पे आर्टिकल द लगा है, विच इज रॉन्ग। द को यहां पर से हटा देंगे अगर, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? आंसर होगा 2। पार्ट 2 में एरर है, हॉस्पिटल के पहले द का यूज गलत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है। ये स्क्रीन पे है। नॉलेज ऑफ वर्नाकुलर डायलेक्ट इज नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयज बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल से। ये वाला चीज ये लागू होता है एम्प्लॉयमेंट जब दिया जाता है, नौकरी के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकलता है, खासकर बैंक के लिए, उसमें कहा जाता है कि आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां के लोकल लैंग्वेज को आप जानते हैं। खासकर ऑफिसर ग्रेड एग्जाम में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, उसमें लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया जाता। बट इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्रंट डेस्क पे जब काम करते हैं, लोगों से सीधा आपका जब रिलेशन होता है, सीधा लोगों को आप फेस करते हैं, वहाँ पे वर्नाकुलर की जानकारी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किया गया है, वर्नाकुलर और डायलेक्ट। यहाँ पे और हमको लिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, दोनों का मीनिंग एक है। वर्नाकुलर मीन्स होता है लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट मीन्स भी होता है लोकल लैंग्वेज। स्थानीय भाषा के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। अब सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है कर्मचारियों के लिए। क्यों? क्योंकि वहां के लोग क्या कहते हैं ये उन्हें समझना है। अब यहां पे हम देखते हैं कि किस चीज का ज्ञान जरूरी है, तो वर्नाकुलर का। मीन्स एक स्पेसिफिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो जब स्पेसिफिक नॉलेज की अगर बात करें तो कल के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कल इस पर डिटेल से मैंने डिस्कशन किया था कि नॉलेज को 3 तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर किसी खास नॉलेज की बात की जाती है तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। नॉलेज के पहले यहाँ पे द लगाना जरूरी है, इसीलिए एरर यहाँ पे है। पार्ट 1 में एरर है, द नॉलेज ऑफ वर्नाकुलर और डायलेक्ट इज नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयज बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल से। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 28 इज 1। फर्स्ट पार्ट में एरर है, नॉलेज के पहले द आना चाहिए था। Then let us see question number 29. This is again based on the concept discussed by me. मैंने डिस्कस किया था, एकदम एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड ये है। I live on a top floor of an old house. When the wind blows, all the windows rattle. यहाँ पे 2 वर्ड है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। पहला तो वर्ड है यहाँ पर फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है कमरे की जो जमीन होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोर। दिस इज वन मीनिंग। जमीन के लिए इसको यूज करते हैं या सतह के लिए यूज करते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग होता है मंजिल के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब 4 मंजिली इमारत है, तो मंजिल के लिए भी हम लोग मंजिला भी बोल सकते हैं। मंजिल 4 मंजिला, 5 मंजिला, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं।
सो आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, मैं जिस मकान में रहता हूं उसके सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता हूं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है फिजिकल प्लेस। टॉप फ्लोर क्या शो करता है? फिजिकल प्लेस। और मैंने कहा था कि जब भी फिजिकल प्लेस की हम बात करते हैं, ये उस कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया गया था कि रिवर, सी, ओशन, आइलैंड या फिजिकल प्लेसेस, इसको जब हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे टॉप फ्लोर है, ये फिजिकल प्लेस को दिखाता है, इसीलिए इसके पहले ए लगाना गलत है। इन प्लेस ऑफ ए इट शुड बी द। यहाँ पे अगर द हम लगाएंगे, आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, तब ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर एक और वर्ड है रैटल। रैटल का दो मीनिंग होता है। एक तो अगर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो झुनझुना भी होता है, और वर्ब के रूप में अगर यूज करते हैं तो दरवाजा या खिड़की जब पटकाता है और उससे जो आवाज निकलती है, खड़खड़ाहट की आवाज या जोर से पटकाने की आवाज, तो उस आवाज निकलने के लिए एज ए वर्ब यूज किया जाता है रैटल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है 1। This is the answer to question number 29. Now we come to question 30. This is again based on the concept discussed by me. अगर वीडियो आप पहले का देख लेंगे तो आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। चेतन puts in lot of effort. यहाँ पे मैंने बताया था lot of, number of, ये सब डिस्कशन हुआ था कि ए को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे मिसिंग है, लॉट ऑफ लिखना गलत होगा, लॉट ऑफ के पहले ए रहना चाहिए। ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूजेजेस ऑफ ए। तो यहाँ पे लॉट के पहले हम लोग ए लगाएंगे। ए लॉट ऑफ एफर्ट टू इंश्योर दैट द स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन मार्च। So answer to question number 30 is 1. यहाँ पे एक और वर्ड है इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। काइंडली इंश्योर दैट आई गेट द रिजर्वेशन, सुनिश्चित कीजिए कि मुझे रिजर्वेशन मिल जाए। ठीक है, ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। दिस वॉज क्वेश्चन 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। गीता के बारे में कहा जाता है कि सामान्य रूप से वो आभूषण नहीं पहनती। यहाँ पे एक वर्ड है ज्वेलरी। ज्वेलरी का हिंदी क्या होता है? आभूषण, या हम लोग जेवर भी बोल देते हैं, बट करेक्ट हिंदी इज आभूषण। तो सामान्यतः गीता आभूषण नहीं पहनती, लेकिन कल उसने अंगूठी पहनी। यहाँ पे रिंग पे हम लोग फोकस करते हैं। रिंग एक नाउन है, अंगूठी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम जानते हैं कि जैसी भी जरूरत हो उसके हिसाब से हम लोग ए, एन या द यूज करते हैं। यहाँ पर एक अंगूठी उसने पहनी। क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता चला कि एक अंगूठी पहनी? तो इसी से पता चला कि यहाँ पे रिंग्स नहीं लिखा हुआ है। कैसे अगर लगा रहता है, इट मीन्स कि 2 या 2 से ज्यादा अंगूठियां उसने पहनी होती, बट यहाँ पे चूंकि रिंग है तो इसीलिए यहाँ पे रिंग के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग ए यूज करेंगे। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए तो सर आपने बताया था कि ए, एन या द तीनों में से कोई भी लग सकता है। तो फिर मैं आपको याद दिला दूं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं कि ये चूंकि आर से शुरू है इसीलिए एन नहीं लगेगा, राइट? लगेगा या तो ए नहीं तो द। ए क्यों लगाया गया, द को क्यों क्रॉस किया गया, द को क्यों ड्रॉप किया गया, कंसीडर नहीं किया गया? क्योंकि यहां पर इस रिंग के बारे में हमको पता नहीं है, ये रिंग डेफिनेट नहीं है, कोई भी एक अंगूठी उसने पहनी थी, और इसीलिए यहाँ पे द की जगह द तो यूज नहीं होगा, हम लोग ए यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या बना? पार्ट 3 में एरर है,
So the answer to question number 31 is 3. Right? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, और उसमें अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अगर अच्छी तरीके से आपने उसको समझा होगा तो एरर को आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। आई टेल यू कि अगर इस तरह से प्रैक्टिस आप जारी रखेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि क्वेश्चन देखते के साथ आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा एरर आने वाला है, और आपकी निगाह सीधा उसी जगह पे पहुंचेगी जहां पे एरर होगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 32। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। There were a number of intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Subramanian, an eminent scientist, who remained a center of attraction. एकदम इसी तरह का एग्जाम्पल नैन्सी को लेकर मैंने दिया था। आपको याद दिला दूं, एक पार्टी की बात मैंने की थी कि उस पार्टी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां और औरतें मौजूद थी, लेकिन ये नैन्सी थी जो उस पार्टी की आकर्षण की केंद्र थी। यही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा तो अच्छी तरीके से आप इस एरर को पहचान पाएंगे कि कहां पर एरर है। यहां पर इसको अंडरलाइन किया जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उस एग्जाम्पल में भी इसी को मैंने अंडरलाइन किया था। यहां पे अट्रैक्शन एक नाउन है, उसके पहले यहां पे सेंटर भी एक नाउन है, और बीच में ऑफ, ये तो मान लीजिए कि ऑफ लिखा हुआ है। इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, और इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या बताया था कि इस तरह का स्ट्रक्चर अगर किसी सेंटेंस में आपको कहीं पर भी मिलता हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था द पीपल ऑफ मुंबई, उसमें शुरू में ही मिल गया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था जोर देके कि इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पर भी मिले, सेंटेंस के शुरू में मिले तब भी, बीच में मिले तब भी, या सेंटेंस के लास्ट में मिले तब भी यही रूल लागू होता है कि इस नाउन के पहले वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि सेंटर के पहले कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पे ए लगा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, इन प्लेस ऑफ ए वी शुड यूज द। यहाँ पे हम लोग द यूज करेंगे, यानी कि इसमें एरर कहाँ पे आया, इस सेंटेंस के पार्ट 3 में आया। एक चीज और आपको बताऊं, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना कि कभी कभी स्टूडेंट कैंडिडेट को डराने के लिए, एग्जामिनी को डराने के लिए क्वेश्चन सेटर क्या करते हैं कि काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस दे देते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर बैंक पीओ वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये करीब पूरा 3 लाइन का क्वेश्चन है। नो एरर अगर को मिलाएंगे तो ये 3.5 लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे भी नहीं। आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बाप पढ़ने ही में इतना टाइम चला जाएगा, फिर मैं इसमें एरर कहां से खोज पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर जाओगे। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आपकी निगाह सीधा इसी पे जाएगी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उसके पहले यहां पे द होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, एरर उसमें साधारण होता है, मामूली होता है, उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे आंसर होगा 32 का आंसर होगा 3। यहां पे एक और वर्ड है, वो बताता हूं मैं आपको, एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध। रिनाउंड के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं एमिनेंट। जैसे हरिवंश राय बच्चन वॉज एन एमिनेंट पोएट ऑफ हिंदी, वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, एमिनेंट। एक और वर्ड होता है इमिनेंट, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड यहां पे लिखता हूं कंफ्यूज करने के लिए, ये वर्ड दिया जाता है कभी कभी, इमिनेंट, बट इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। एमिनेंट भी एडजेक्टिव है और इमिनेंट भी एडजेक्टिव है, बट इमिनेंट का मीनिंग होता है जिसका होना तय हो,
उसको हम लोग कहते हैं इमिनेंट, जिसका होना तय हो। जैसे अक्टूबर में दुर्गा पूजा इज इमिनेंट, अक्टूबर में दुर्गा पूजा होगा, भले लॉकडाउन पूरी तरह से खुले या ना खुले, बट दिस इज इमिनेंट। वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, राइट? तो यहां पे हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे, पहला इमिनेंट और उसी से मिलता जुलता स्पेलिंग का जरा सा डिफरेंस था, लेकिन मीनिंग अलग अलग थे। देन वी टेक अप क्वेश्चन नंबर 33। When the house was set on the fire, all the people started shouting at the top of their voice. जब मकान को जलाया जा रहा था, जलाया गया था, उस समय सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। Shouting at the top of their voices, इसका मतलब होता है पूरी जोर से, पूरा दम लगाकर चिल्लाना। उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं शाउट एट द टॉप ऑफ हिज और दियर वॉइस, राइट? अब यहां पे देखते हैं, यहां पे एक फ्रेज है सेट ऑन द फायर। ये गलत है। सेट ऑन फायर होता है आग लगाने के लिए यूज किया जाता है, सेट ऑन फायर, यानी कि यहां पे द का यूज गलत है। द नहीं अगर लगा होता तो ये सेंटेंस अपने आप में सही होता। तो इसमें एरर किस पार्ट में देखा गया? हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एरर पार्ट 2 में है। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33 इज 2। देन क्वेश्चन नंबर 34, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही possessed proved to be blessing for him when he was in great pain। दवा का जो भी थोड़ा ज्ञान उसके पास था, यहाँ पे पजेस का मतलब होता है रखना, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसके पास था या जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान वह रखता था दवा के बारे में, वो एक तरह से उसके लिए वरदान साबित हुआ जब वो बहुत दर्द में था। उस समय उसने उस नॉलेज के आधार पे कोई दवा खाई होगी जिससे उसको फायदा हुआ होगा। पजेस का मतलब रखना, जैसे ही possesses a lot of confidence, वह बहुत आत्मविश्वास रखता है, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। अब ये वाला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक नॉलेज की बात की जा रही है। किस नॉलेज की बात की जा रही है? जो उसके पास है। मीन्स दिस नॉलेज इज डेफिनेट। वाई डेफिनेट? क्योंकि उसके पास जो भी ज्ञान है इसकी बात की जा रही है, इसीलिए इस नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे द लिटिल नॉलेज। द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही possessed proved to be a blessing for him when he was in great pain। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, चूंकि एरर यहीं पे था। आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत यहां पे नहीं थी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 35। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो। यहां पे कुछ वर्ड्स हैं। इंस्पायर का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। मैंने उसे प्रेरित किया। यहाँ पे एक और वर्ड है एडवर्स। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत। एडवर्स सिचुएशन मीन्स विपरीत परिस्थितियां। एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए हीरो, रियल हीरो। मैंने उसे प्रेरित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, तुम हिम्मत मत हारो और तभी तुम सच्चा हीरो कहलाने के लायक हो। डिजर्व भी एक अच्छा वर्ड है। डिजर्व का मतलब होता है लायक बनना। एक देयर इज अ ब्यूटीफुल कोटेशन ऑल्सो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर।
फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले लायक बनो और तब किसी चीज को पाने की इच्छा करो, ये एक अच्छा कोटेशन है। तो यहां पर भी वर्ड क्या यूज किया गया है, डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है लायक बनना। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, इसी से बना है वर्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। इंस्पायर एक वर्ब है जबकि इंस्पिरेशन एक नाउन है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, यहां पर भी एक फ्रेज यूज किया गया है, टू टेक द हार्ट। टू टेक द हार्ट, अगर आप फ्रेज वाले लिस्ट में देखेंगे तो आपको ये वाला फ्रेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसमें द नहीं होगा। टू टेक हार्ट मीन्स हिम्मत ना हारना। टू टेक हार्ट मीन्स हिम्मत ना हारना, ना हारना। तो क्या एरर देखने को मिला, जहां पर आर्टिकल की जरूरत नहीं थी वहां पे आर्टिकल द लगा दिया गया, ये गलत है, इसीलिए एरर है 35, क्वेश्चन नंबर 35 के 2 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, देखें उसमें क्या है। Thanks to an effort and persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life. कहा जाता है कि डॉक्टरों के प्रयास और उनके persistence, ये एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है persistence। persistence means निरंतरता, निरंतरता, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं परसिस्टेंस। तो कोई विक्टिम, जो विक्टिम्स थे, जो भी लोग घायल हो गए थे, विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार। ब्लास्ट का मतलब होता है बम विस्फोट। बम विस्फोट के लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्लास्ट। तो बम विस्फोट के जो भी शिकार लोग थे, वे लोग नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन जीने लगे, किसकी वजह से, डॉक्टरों के प्रयास की वजह से और उनके निरंतरता की वजह से, कि उन लोगों ने कंटिन्यूअसली पेशेंट्स का ध्यान रखा, विक्टिम्स का ध्यान रखा। करेक्ट। अब यहां पे देखते हैं कि ये जो एफर्ट और परसिस्टेंस है किनका था, इन डॉक्टर्स का था। यानी कि ये एक स्पेशल केस था जहां पे डॉक्टर्स ने इतना एफर्ट्स लगाया या इतना परसिस्टेंस दिखाया। तो यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल जो एन लगा हुआ है ये नहीं होगा, इसके जगह पे एक खास डेफिनिट चीज दिखाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल द लगाना होगा। तो यहां पर एन को रिप्लेस करके अगर हम द यूज करेंगे तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरा आंसर है 36 का 1। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कोई डाउट, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एफर्ट एंड परसिस्टेंस किनका खास, ये डेफिनेट है, डॉक्टरों ने जो लगाया उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसकी वजह से विक्टिम्स नॉर्मल लाइफ जीने लगे। तो इसीलिए यहां पे एफर्ट एंड परसिस्टेंस को कवर करेगा डेफिनिट आर्टिकल द। देन क्वेश्चन नंबर 37, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। कहता है कि विज्ञान के बारे में हम जानते हैं, विज्ञान को कहा जाता है कि ये वरदान भी है और साथ ही साथ ये अभिशाप भी है। ये सेंटेंस इस चीज को मानकर लिखा गया है कि विज्ञान एक तरह से मानव जाति के लिए अभिशाप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफरिंग्स एक वर्ड है। सफर का मतलब होता है पीड़ित होना और सफरिंग्स मीन्स होता है पीड़ा। ठीक है, सफरिंग्स मीन्स पीड़ा। कहता है कि मनुष्य के
जीवन में जो भी पीड़ा है उसका द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। नहीं, इसका फिर क्वेश्चन को पॉजिटिव बना लेता है। यहाँ पे आंसर जो लिखा गया है इसका मतलब कि मनुष्य के पास जो भी पीड़ा है उसका जवाब, उसकी रिमेडी किसके पास है? वो विज्ञान के पास है। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान यहाँ पर वरदान के रूप में लिया गया है, अभिशाप के रूप में नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो विज्ञान की बात की गई है ये किसी खास विज्ञान की बात नहीं की गई है, इसमें हर तरह का विज्ञान शामिल हो सकता है। इसको जनरल सेंस में यूज किया गया है। तो जब भी हम जनरल सेंस में यूज करते हैं साइंस को, लाइफ को, डेथ को, नेचर को, उस समय हम लोग उसके पहले द नहीं लगाते। यहाँ पे द का यूज गलत है। सो इन प्लेस ऑफ द देयर शुड नॉट बी एनी आर्टिकल। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है 4। देन क्वेश्चन नंबर 38, ये काफी बड़ा सेंटेंस है। इसमें देखते हैं कि एरर कहां पे होगा। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी हैज डिमांडेड प्रॉब। एक प्रॉब एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जांच। जांच के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रॉब। हैज डिमांडेड प्रॉब अगेंस्ट ए फिनांस मिनिस्ट्री ऑफिशियल claiming that the official received gold worth ₹1 crore from fraud accused नीरव मोदी and मेहुल चोकसी। काफी लंबा सेंटेंस है। सेंटेंस को अगर एक बार हिंदी में मैं बता दूं तो इसका मीनिंग ये होगा कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जांच की मांग की है। किसके खिलाफ? वित्त मंत्रालय में काम कर रहे एक अधिकारी के खिलाफ। और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि उस अधिकारी ने 1 करोड़ मूल्य का सोना प्राप्त किया दोषियों से। कौन कौन दोषी थे फ्रॉड में? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। इन लोगों से उसने 1 करोड़ का सोना प्राप्त किया और इसकी जांच कराई जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब। प्रॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या कहा? एक जांच की मांग की। एक के लिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे ए प्रॉब। डिमांडेड ए प्रॉब अगेंस्ट ए फिनांस मिनिस्ट्री ऑफिशियल। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा, प्रॉब के पहले ए लगेगा और आंसर होगा मेरा 1। ठीक है, जांच, एक जांच, A is the answer. Then question number 39, ये भी थोड़ा लंबा सेंटेंस है। इथियोपियाज प्राइम मिनिस्टर हेल मैरियम डेसलगन on Thursday said that he has submitted the resignation as both premier and the chairman of the ruling coalition amid a political crisis in the African country. यहाँ पर ये वर्ड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। सबमिट मीन्स जमा करना या प्रस्तुत करना। रेजिग्नेशन मीन्स इस्तीफा। यहाँ पे एक और वर्ड है प्रीमियर। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रीमियर। और यहाँ पे एक और वर्ड है कोलिशन। कोलिशन गवर्नमेंट बनती है 60 गांठ के द्वारा। 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां जब मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब यहां पे देखते हैं कि एरर कहां है। यहां पर ये वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था और कल इस पर एक क्वेश्चन भी आया था। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हिज द रेजिग्नेशन। हिज यहां पे क्या है? यहाँ पे अगर हिज की हम बात करें तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में बताया गया था कि पजेसिव एडजेक्टिव हो या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले कोई भी
आर्टिकल नहीं लगता। तो इसके बाद आने वाला नाउन यहाँ पे कौन सा है? रेजिग्नेशन। तो इन दोनों के बीच में जो द लगा है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा यहाँ पे आंसर होगा, किस पार्ट में दिखा ये? पार्ट 2 में। सो 39 का आंसर है 2। हिज और रेजिग्नेशन के बीच में द का जो यूज है दैट इज रॉन्ग, यहां पे द नहीं होगा। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 40। द पीस इन द वर्ल्ड इज द गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। एक वर्ड यहाँ पे गोल है, गोल का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो अभी आपका गोल क्या है? टू ग्रैब ए रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब। एक अच्छी सरकारी नौकरी लेना आपका उद्देश्य है या आपका लक्ष्य है, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं गोल। अब यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस जो है उसका उद्देश्य क्या है? संसार में शांति बनाए रखना। यहाँ पे एक डेफिनेट शांति की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे शांति जो यूज किया जा रहा है वो जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसके पहले द लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे द कब लगता? अगर हम बोलते भारत में शांति, द पीस इन इंडिया, उस शांति की बात करते जो सिर्फ भारत में है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते द पीस इन इंडिया, राइट। बट यहां पर तो पूरे दुनिया की बात की जा रही है, जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, इसीलिए यहां पे द नहीं लगेगा, पीस से सेंटेंस शुरू होगा। सो एरर इज इन पार्ट 1। 40 का आंसर हुआ 1। यही पे था 40। तो ये था आर्टिकल्स पर बेस्ड 40 क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पर सेट किए गए थे, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था और उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया। अब आर्टिकल से जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन मिस आपसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप वीडियोस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखकर समझने की कोशिश कीजिए। और तब भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है, आपका डाउट दूर नहीं होता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइज्ड टू राइट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी ऑब्जेक्शन होगा, जो भी क्वेरी होगी, उसको हम लोग अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अब वर्ड से रिलेटेड एक मजेदार एक्सरसाइज हम लोग करते हैं यहाँ पे, जो कभी कभी बैंक पीओ या मैनेजमेंट में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पेयर ऑफ वर्ड्स पर बेस्ड है और बेसिक इसके पीछे यही है कि वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। वर्ड का मीनिंग अगर पता है तो आप इसको चुटकी में बना दीजिएगा, और नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी हम आपके साथ करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना होगा यहां। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा व्हाट यू डू। एक्सरसाइज ऑन वर्ड्स, वर्ड्स पर एक्सरसाइज है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड्स आर इकस्टासी,
ये 4 वर्ड दिया गया है, नीचे में इसके ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। नाउ लेट अस एक्सप्लेन कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन कहता है कि जो 4 वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं A, B, C और D, इनके मीनिंग के बेसिस पे कोई 2 वर्ड ऐसे होंगे जो या तो सेम मीनिंग के होंगे, दोनों का मीनिंग सेम होगा और दोनों का मीनिंग अपोजिट होगा। सेम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेम के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं साइनो, दैट इज सिनोनिम, और अपोजिट के लिए क्या यूज करते हैं? एंटोनिम, एंटो, और फुल फॉर्म है उसका एंटोनिम, साइनो एंटो। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब अगर चारों वर्ड का मीनिंग मैं बता देता हूं और तब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बिल्कुल आसानी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला वर्ड है इकस्टेसी। इकस्टेसी मीन्स होता है अपार हर्ष। बहुत ज़्यादा खुशी जब रहती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है, तो दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड इकस्टेसी, अपार हर्ष। दूसरा एक वर्ड यहाँ पे है डिप्रेशन। ये नेगेटिव वर्ड है, और डिप्रेशन ऐसे तो बहुत कॉमन वर्ड है डिप्रेशन, सब लोग हमेशा यूज करते हैं, बट इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहिए अवसाद। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जब हम लोग दुखी होते हैं, लो फील करते हैं, तो दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड डिप्रेशन। करेक्ट। तीसरा वर्ड है इंटॉक्सिकेशन। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या नशीला, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टॉक्सिक। उसी से बना हुआ वर्ड है इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी को नशीला या जहरीला पदार्थ खिला देना, जहरीला पदार्थ दे देना, ये जो एक्शन है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटॉक्सिकेशन, और ये एक नाउन है। करेक्ट। फोर्थ जो वर्ड है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का हिंदी वर्ड होता है संकुचन। कॉम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबा देना, कॉम्प्रेस। तो कॉम्प्रेशन का हिंदी होता है संकुचन। ठीक है। अब चारों वर्ड आपके सामने हैं, आप देखिए कि सेम 2 वर्ड क्या सेम है कोई, या 2 वर्ड अपोजिट हैं क्या एक दूसरे के? थोड़ा ध्यान दे के सोचने पे आपको पता चलेगा कि एक मानसिक स्थिति है बहुत अच्छी, आदमी बहुत खुश है, अपार हर्ष में डूबा हुआ है, और दूसरी मानसिक स्थिति है अवसाद की, जब वो काफ़ी लो फील कर रहा है, काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहा है, काफ़ी निगेटिव फील कर रहा है। अपार हर्ष एक पॉजिटिव फीलिंग थी, जबकि निगेटिव फीलिंग है अवसाद। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसीलिए जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी सही ऑप्शन है, और ये क्या है? ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। सो द आंसर इज ए। गॉट इट? इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनफैक्ट ये पहले कुछ साल पहले आया हुआ बैंक पीओ का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आपको नहीं बताया जाएगा और अचानक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो मीनिंग जानने के बाद भी हो सकता है यू मे नॉट बी एबल टू टिक द राइट आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई एम गोइंग टू डू अनदर क्वेश्चन फॉर यू। दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। उसी तरह से 4 वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 वर्ड्स हैं। ए में ट्रैंक्विलिटी, बी जो वर्ड है वो है लॉयल्टी, सी में वर्ड दिया हुआ है कैलामिटी और डी में वर्ड दिया हुआ है अपरोर। दीज आर द वर्ड्स और इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में ए सी का कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन बी में बी और डी है, ऑप्शन सी में बी और सी है, ऑप्शन डी में सी एंड डी है और एक ऑप्शन इसमें और दिया हुआ है कि हो सकता है कि ये चारों में से कोई भी ऑप्शन इसमें फिट ना हो, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके मीनिंग को बताते हैं आपके लिए। पहला वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ये वाला वर्ड एग्जाम में आता है बहुत बार। ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति, मानसिक शांति के लिए ज़्यादातर हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, शांति। साधु संत या ऋषि मुनि ये लोग किसी बिजी चौराहा पर बैठकर तो तपस्या नहीं करते, कहाँ चले जाते हैं, या तो पहाड़ों पे चले जाते हैं, नहीं तो जंगलों में चले जाते हैं। उसके पीछे क्या मकसद होता है कि वहाँ पे इनको ट्रैंक्विलिटी मिले, शांति मिले, तो वो ये शांति है। लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी या स्वामी भक्ति। वफादारी या स्वामी भक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लॉयल्टी। जैसे कहा जाता है कि वाइफ को हस्बैंड के प्रति लॉयल होना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड के प्रति लॉयल होना चाहिए, मतलब वफादारी रहनी चाहिए। फिर एक वर्ड है कैलामिटी। यहाँ पे काम वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स होता है आपदा। डिजास्टर इसके लिए दूसरा वर्ड है। प्राकृतिक आपदा या विपदा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैलामिटी, राइट। देन फोर्थ वर्ड है अपरोर। ये थोड़ा अनकॉमन वर्ड है, लेकिन अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो ये वर्ड अक्सर दिखाई पड़ता है। जैसे लोकसभा या विधानसभा, इसमें कभी कभी इस तरह का सीन क्रिएट होता है। अपरोरस सीन्स आर क्रिएटेड इन दीज हाउसेज। तो अपरोर मीन्स होता है हल्ला हंगामा। हल्ला हंगामा जब मेंबर्स लोग क्या करते हैं, एमपीज या एमएलएस क्या करते हैं कि कुर्सी उर्सी सब उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं, गाली गलौज हंगामा, तो दैट सीन इज कॉल्ड अपरोरस सीन। अपरोर मीन्स हल्ला हंगामा। दिस इज ए नाउन। सो चारों वर्ड का मीनिंग आपके सामने है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपदा और वफादारी में कोई मैच है क्या? ना तो ये सेम वर्ड है, ना ही अपोजिट वर्ड है। लेकिन अगर हम शांति और हल्ला हंगामा की बात करें, इफ वी टॉक ऑफ दिस, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। शांति क्या है? शांति एक पॉजिटिव वर्ड है, वेयर एज हल्ला हंगामा इज ए नेगेटिव वर्ड। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं, और इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? मेरा यहाँ पे आंसर होगा ए डी। दिस इज माई आंसर। बट यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में ए बी और सी डी में, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं दिया गया है, ए डी कॉम्बिनेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 5 ऑप्शंस मेरे सामने हैं, तो विच आंसर आई शुड टेक? आई शुड टेक आंसर ई। नन ऑफ दीज इज द आंसर। जबकि अगर हम पेयरिंग करते हैं तो ए और डी
ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। तो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने दो मैंने डिस्कस किया, आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड था, वर्ड पावर से रिलेटेड था, और इन दो क्वेश्चंस को करने के दरमियान आपने 8 अच्छे वर्ड्स सीखे और इनको हमेशा याद रखिएगा। वर्ड्स के बारे में मैं फिर रिपीट करता हूं कि इसको रिवाइज करना पड़ेगा, कई बार आपको यूज करना पड़ेगा, इसको मेमोराइज भी करना, एक बार तो फर्स्ट टाइम मेमोराइज करना पड़ेगा और उसके बाद इसको लगातार प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही मूल मंत्र हैं और तभी इस पर कमांड होगा। नहीं तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि वर्ड सर याद करते हैं भूल जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था अपने स्टूडेंट टाइम में, अभी भी कभी कभी होता है। जब तक वर्ड्स को मैं रिवाइज नहीं करता तब तक वर्ड्स स्लिप हो जाते हैं, मिस कर जाते हैं। इसीलिए मेरी राय आपको है कि वर्ड्स का एक्सरसाइज मैं लगातार आपके साथ करता रहूँगा। अगर आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो एक जगह पे लिखें, इसको याद करें, न सिर्फ याद करें बल्कि बार बार रिवाइज करें। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर कुछ नए कंटेंट्स के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू।